होम साइंस विषय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं एंजाइम्स के बारे में। यह जो चैप्टर है एंजाइम का, यह चैप्टर उन स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक है जो BSc होम साइंस में बायोकेमिस्ट्री का पेपर पढ़ते हैं, और उसी के साथ वे स्टूडेंट्स जो BSc में भी बायोकेमिस्ट्री का पेपर पढ़ते हैं उनके लिए यह जो वीडियो है आज का अत्यंत ही लाभकारी है। और आज के इस वीडियो में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं एंजाइम्स के बारे में, तो इससे जस्ट पहले का जो वीडियो हमने आपको दिखाया था उसमें हमने अध्ययन किया था कि एंजाइम्स जो हैं वे क्या होते हैं, एंजाइम्स की प्रकृति क्या होती है और एंजाइम्स जो हैं वह किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमने इससे पहले के वीडियो में चर्चा करी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि एंजाइम्स जो हैं ये जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जीवित प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और जीव जो है, सजीव जो है, उसके शरीर में होने वाली जो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन अभिक्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। उत्प्रेरक जो होते हैं, कैटलिस्ट जिसको कहा जाता है, तो उत्प्रेरक वे तत्व होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, या हम यूँ कहें कि रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। तो उसी तरह से कैटलिस्ट जो होते हैं वे कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में नहीं होते हैं, वे केमिकल कैटलिस्ट होते हैं, और जो कैटलिस्ट ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं या जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं वे एंजाइम के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। और यह जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं, अर्थात प्रोटीन के बने होते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स जिनके बारे में हमने चर्चा करी थी, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जब हमने अध्ययन किया है तो आपने ये जानकारी प्राप्त करी कि डाइजेशन में कई एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है, या प्रोटीन डाइजेशन, या फैट डाइजेशन की बात जब हम करते हैं तो वहाँ पर एंजाइम जो होते हैं ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनको उनके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से एंजाइम की डेफिनेशन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी थी, एंजाइम की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं कि एंजाइम जो है वो क्रिया कैसे करता है, क्रिया विधि को हम कैसे समझें कि किस तरह से एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जो है वो रिएक्ट करता है और किस तरह से प्रोडक्ट बनता है। तो जैसा कि आप इस फर्स्ट स्लाइड में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे ब्लू कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसे एंजाइम के रूप में डिपिक्ट किया गया है। अच्छा, ये जो स्लाइड में आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये पिक्चर्स जो हैं ये कुछ मॉडल्स बताए गए हैं एंजाइम की क्रियाविधि के, कि एंजाइम जो है कुछ इस तरह से कार्य करते हैं। तो उसी की क्रियाविधि को आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। पहले तो आप डायग्राम में देखिए, ब्लू शेड में एंजाइम नज़र आ रहा है और रेड और येलो शेड में आपको सबस्ट्रेट नज़र आ रहे हैं। सबस्ट्रेट्स जो होते हैं ये वे होते हैं जो जिन्हें क्रियाधर बोला जाता है, अर्थात एंजाइम जिन पर रिएक्ट करता है या जिनके साथ अभिक्रिया करता है वो सबस्ट्रेट होते हैं। और फिर आपको इसमें एक्टिव साइट दिखाई दे रही है एंजाइम में। तो एंजाइम की जब प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा तो उसमें हमने ये जाना था कि एंजाइम जो होता है उसमें कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं। अब ये एक्टिव साइट्स जो हैं ये कुछ दरार के फॉर्म में भी होती हैं। अगर एंजाइम को मॉडल की तरह समझा जाए तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक्टिव साइट्स जो होती हैं दरार के रूप में भी हो सकती हैं, और कुछ थैलीनुमा संरचना के रूप में या छोटे होल्स के रूप में हो सकती हैं, जहाँ पर सबस्ट्रेट आके जुड़ जाता है और वहाँ फिर रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो प्रकृति और क्रिया के बारे में जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें आप जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें वह यह है कि एंजाइम पर सक्रिय स्थल या एक्टिव साइट्स होती हैं जिनमें क्रियाधर आके जुड़ जाता है और उससे वहाँ पर रिएक्ट होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और फाइनली फिर प्रोडक्ट बनता है।
उत्पाद का निर्माण होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब रिएक्शन हो जाती है तो उसके बाद भी जो एंजाइम होता है वो अपरिवर्तित रूप में हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि एंजाइम ने अगर उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया है तो एंजाइम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अभी एंजाइम जो है वह पुनः आपको प्राप्त होता है। तो कैटलिस्ट जो होते हैं ये वे ही होते हैं जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने के बाद वह उसी फॉर्म में हमें पुनः प्राप्त हो जाते हैं। अब कुछ बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे कि एंजाइम जो में कितने सक्रिय स्थल होते हैं। तो एंजाइम जो होता है उसमें कई सक्रिय स्थल हो सकते हैं, कुछ में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, या मल्टी एक्टिव साइट्स जो हैं एंजाइम के ऊपर हो सकती हैं। और क्रियाधर जब एंजाइम में बदलाव लाकर जो है उसके साथ मजबूती से जुड़ जाता है। क्रियाधर जब जुड़ता है एंजाइम के साथ तो धीरे धीरे उस क्रियाधर में चेंजेस शुरू हो जाते हैं। और एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रासायनिक बंध जो है वो बनता है और कुछ समय बाद जो वो बंध है वो टूट जाता है और एंजाइम और प्रोडक्ट जो है वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अर्थात एक नवनिर्मित उत्पाद बनता है जो कि एंजाइम से अलग हो जाता है और एंजाइम जो है हमें उसी रूप में पुनः प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, किसी भी एक एंजाइम का एग्जाम्पल लेके इसको समझा जा सकता है। जैसे कि हमारे शरीर में कई मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं और इससे पहले के एग्जाम्पल में हमने जाना कि डाइजेशन का जो प्रोसेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि स्टार्च का जब डाइजेशन हो रहा है तो वहाँ पर अमाइलेज एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, राइट। तो यह जो एमाइलोज एंजाइम है वो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और जब वो स्टार्च जो है वो सबस्ट्रेट है, माल्टोज एंजाइम है, स्टार्च और माल्टोज आपस में मिलता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिलता है जिसमें मिला माल्टोज। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। स्टार्च का जब डाइजेशन हुआ तो उससे प्राप्त हुआ माल्टोज और एंजाइम एमाइलोज जो था वो एज सच वहाँ से निकल गया और उसने पुनः दूसरी अभिक्रिया को प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार यह जो जैव उत्प्रेरक हैं यह निरंतर कार्य करते रहते हैं। अब इसकी क्रियाविधि को समझने के लिए यहाँ पर आपको स्लाइड में डायग्राम दिखाया गया है, इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो ग्रे शेड में आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ एंजाइम और ग्रीन शेड में जो दिखाई दे रहे हैं पार्ट्स दैट इज़ सबस्ट्रेट या उनको बोला जाता है क्रियाधर। अब एंजाइम में कुछ सक्रिय स्थल होते हैं जैसा जिसके बारे में हम जानते हैं। तो एंजाइम के ऊपर जो एक्टिव साइट्स होते हैं वहाँ पर ये सबस्ट्रेट अटैच होता है, जुड़ रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ हो रही है। तो उससे होता क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। सेकंड नंबर पे आपको जो दिखाई दे रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट में कुछ चेंजेस लाता है और उसके फलस्वरूप अभिक्रिया हो रही है और अंत में क्या होगा कि एंजाइम की एक्टिव साइट से जो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट बनकर रिलीज हो जाता है और एंजाइम एज सच निकल जाता है। तो यहाँ ये अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो एंजाइम जो था उसने अभिक्रिया की दर को बढ़ाया है और एंजाइम ने अभिक्रिया में पार्टिसिपेट किया है जिसके फलस्वरूप जो क्रियाधर था वो अंत में उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार यह जो डायग्राम है इससे आप यह समझ रहे हैं कि किस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में जुड़ते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और अंत में आपको प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। तो यह डायग्राम एंजाइम की क्रियाविधि को समझाता है। इस डायग्राम को प्रैक्टिस करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि परीक्षाओं में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंजाइम की क्रियाविधि को समझाइए। तो डायग्राम्स के द्वारा जब इस क्रियाविधि को समझाया जाता है तो इसमें प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा माना जाता है। ये जो दूसरी स्लाइड है इसमें दूसरी तरह के डायग्राम के द्वारा उसी बात को सेम जो थिंग है उसी को समझाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, ये दोनों आपस में अटैच होते हैं जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और यहाँ पर फिर उत्प्रेरण की प्रक्रिया हो रही है, कैटालिसिस प्रोसेस हो रहा है और उसके फलस्वरूप आप देख रहे हैं प्रोडक्ट
यहाँ पे कलर चेंज बताया गया है, अर्थात जो सबस्ट्रेट था उसमें चेंजेस आए हैं, उसके फलस्वरूप उत्पाद बना है। तो जो भी उत्पाद बना है वो अंत में जाके उत्पाद जो है वो एंजाइम से अलग हो जाता है और इस प्रकार अंत में हमें एंजाइम अलग और प्रोडक्ट जो है वो अलग प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करी कि एंजाइम्स जो हैं उसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, किस तरह से वे कार्य करते हैं। इसके अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्या उनके विशिष्ट गुण होते हैं जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो विशिष्ट प्रकार का यह कार्य कर पाते हैं। धन्यवाद।